आज सुबह एक अफसोसनाक खबर आती है। फलस्तीन के पूर्व प्रधानमंत्री और हमास के लीडर इस्माइल हानिया की ईरान में सरकारी दौरे के दौरान हत्या कर दी जाती है। हत्या का इल्जाम सीधे तौर पर इजराइल के ऊपर लगाया जा रहा। इस खबर के बाहर आते ही पूरी दुनिया के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई। जो लोग भी फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट के समर्थक हैं या वो समझते हैं कि फलस्तीन फलस्तीनियों की जमीन है और उसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो उस इलाके के मुजाहिद हैं, उनके लिए बहुत तकलीफदेह खबर। दुनिया जहान में इसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है, इसकी निंदा की जा रही है। वहीं इजराइल और उन्हीं की तरह मानवता के कातिल जितने लोग हैं वो इस पर जश्न मना रहे हैं। भारत में भी एक पूरा ज़ॉम्बीज़ का गिरोह है, जो इस मुद्दे पर जश्न की तैयारी कर रहा है और जश्न मना भी रहा है। आप अगर फ़लस्तीन के मूवमेंट को अच्छे से जानते हो, बहुत पहले से उसको देखा हो, ख़ास तौर पे 67 की उस लड़ाई के बाद जिसमें अरब और इज़राइल के बीच में सीधे तौर पे लड़ाई हुई थी, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि फ़लस्तीन मौजूदा समय में प्रशासनिक तौर पर 2 पार्टियों के बीच में बँटा हुआ है। गाज़ा का एरिया सीधे तौर पे हमास कंट्रोल करता है, वहीं वेस्ट बैंक का एरिया फ़तह कंट्रोल करता है। जिन इस्माइल हानिया के बारे में हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, वो वहाँ पर चुनावी मैदान में जब वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से 2006 में चुनाव हुए थे, तब पूरे बहुमत के साथ जीत कर वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। मगर वही हमास और फतह की आपसी टसल में उनको 2007 में वहां से हटा दिया गया था प्रधानमंत्री के पोस्ट से। 2017 के बाद से वो लगातार निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। उनके गाजा में आने पर पाबंदी लगी हुई थी। उनको अपनी उस निर्वासन की जिंदगी को कतर में व्यतीत करना पड़ा था। इजराइल लगातार मानवता का कातिल होने के साथ, मासूम फलस्तीनियों का कातिल होने के साथ, ये बात बार-बार दोहराता रहा है कि वो फलस्तीनी मूवमेंट से जुड़े हुए हर बड़े नेता और उसके परिवार को मार डालेगा। इन्हीं इस्माइल हानिया के 3 बेटों को ईद वाले दिन ही इजराइल ने अपने हमले में कत्ल कर दिया था। आज उस फलस्तीनी मूवमेंट के मौजूदा दौर में सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया को भी एक दूसरे मुल्क ईरान के अंदर वो भी सरकारी दौरे पर कत्ल कर दिया गया। इस मुद्दे पर दुनिया के हर देश ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। जहां पर रूस ने इसकी आलोचना की है, उनके बेटे ने इस पर बयान दिया है, बाकी दुनिया ने तुर्की की तरफ से बयान आया है। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? क्यों दुनिया ऐसा लगता है कि 2 खेमों में बटी हुई है? कैसे दुनिया में एक बड़ी गिनती किसी की मौत पर जश्न मना सकती है और उसका असर भारत में भी देखने को मिलता है। सोचिए ना, जिस भारत में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को विदेशी माता का पुत्र होने की वजह से दरकिनार कर दिया जाता है, बार बार उन पर उंगली उठाई जाती है, वही चिरकुट लोग फलस्तीन और इजराइल के मैटर में इजराइल को अपना बाप बना लेते हैं। बात-बात में वो अमेरिका को अपना बाप बना लेते हैं। जाकर देख लीजिए उनके ट्विटर हैंडल, सब जश्न मना रहे हैं इस वक़्त कि इस्माइल हानिया आतंकवादी और ये वो मारे गए। खुद सोच कर देखिए कि आपकी ज़मीन पर अगर कोई तीसरा आके कब्ज़ा कर ले और कहे कि आज के बाद हम इस घर के मालिक हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे ना? तो यही फ़लस्तीनी लोग कर रहे हैं। उन्हीं का एक सबसे बड़ा सरबराह था जिसको इस्माइल हानिया के नाम से आप जानते हैं। इस पूरे मूवमेंट के अंदर एक बात याद रखिएगा कि फ़लस्तीनी मूवमेंट में एक तो है कि शस्त्र के साथ लड़ने वाला विंग और एक है राजनीतिक विंग। इस्माइल हानिया उस राजनीतिक विंग के प्रमुख थे जिसका काम पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी मूवमेंट के समर्थन में राजनीतिक एकजुटता पैदा करना था। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के मुद्दे पर समर्थन लेना का काम इस्माइल हानिया कतर से करते थे।
और उनको इस मामले में अच्छा खासा सहयोग भी मिलता था। इज़राइल को असल तकलीफ तो इसी बात से थी कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति फ़लस्तीन के मुद्दे पर, जिसमें सारी दुनिया इज़राइल के खिलाफ खड़ी है, इसके बावजूद एक व्यक्ति बार-बार पॉलिटिकल या सोशल तौर पर लोगों की, देशों की कमिटमेंट अपनी साइड ले लेता है। उन संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश करता है, जिससे फ़लस्तीन और इज़राइल के मुद्दे का सॉल्यूशन निकल सके। कैसे बर्दाश्त होगा? सोच कर देखिए ना कि कैसे बर्दाश्त होगा इज़राइल को कि वो ऐसे इंसान को अपनी आँखों के सामने देख ले, जिसकी वजह से उसका जो एक नाजायज़ मुल्क के तौर पर अस्तित्व होने के बावजूद बार-बार कहना कि हमारा मुल्क है, उसके वजूद पर खतरा मंडराने लगे। इस्माइल हानिया ने पूरी दुनिया में दौरे किए, हर देश के दौरे किए और दौरे करके फ़लस्तीनी मूवमेंट के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। ऐसे ही इंसान जो इज़राइल की आँखों में खटकता था, उसको आखिरकार आज इज़राइल ने मार डाला। आप उस रेजिस्टेंस मूवमेंट के किसी भी व्यक्ति से पूछ के देख लीजिए, उनके परिवार से पूछकर देख लीजिए, किसी भी फ़लस्तीनी से पूछकर देख लीजिए, वो आपको कहेगा कि इस्माइल हानिया मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं। वो हमारे मूवमेंट के लिए, हमारे संघर्ष के लिए, हमारे अपनी ज़मीन को वापस लेने के संघर्ष के लिए शहीद हुए हैं। आप पढ़िए किसी का भी, कोई अफ़सोसनाक बयान नहीं दिया, ना उनके परिवार ने, ना हमास ने, ना फ़लस्तीनी मूवमेंट से जुड़े हुए किसी नेता ने। सब ने कहा कि हमारा मुजाहिद था, वो शहीद हो गया। आपको मालूम होगा कि इस्माइल हानिया ईरान के ही सरकारी दौरे पर थे। ईरान की सरकार के लिए वो मेहमान थे। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद ईरान की तरफ से इस पर क्या बयान आया है, वो देखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने कहा है कि आतंकवादी ज़ायनी सरकार ने हमारे अजीज मेहमान इस्माइल हानिया को शहीद करके खुद को कड़ी सजा का पात्र बना लिया है। ईरान ने साफ तौर पे स्पष्ट लफ्जों में इज़राइल को इसका मैसेज दिया है कि आपने जो ये हरकत करी है कि फ़लस्तीनी मूवमेंट के इतने बड़े लीडर को हमारे मुल्क में आकर मारा है, उसके बदले में हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम आपके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और इसका बदला ज़रूर लेंगे। ऐसे ही अगर मैं रूस की तरफ से इस मुद्दे पर बयान की बात करूं, तो रूस ने भी इस मुद्दे की कड़ी निंदा की है। रूस ने भी कड़े लफ्जों में इसको पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नुकसानदायक बताया है। रूस ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि ये राजनीतिक हत्या है, जिससे इस रीजन में तनाव और बढ़ेगा। ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब अगर मैं हमास की तरफ से इस मुद्दे पर क्या बयान आया है, आप उसको शब्द ब शब्द सुनिएगा। जो लोग फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके दिलों का जज़्बा कितना मज़बूत है, कितना वो अपने मूवमेंट के लिए कमिटेड है, आपको इस बयान से समझ में आ जाए। फ़लस इस मुद्दे पर जो फ़लस्तीनी मूवमेंट की तरफ से, हमास की तरफ से जो बयान आया है, वो देखिए। अल्लाह के रास्ते में मारे गए लोगों को मरा हुआ मत समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जीवित हैं, रोज़ी पा रहे हैं। हम अल्लाह के हैं और उसी का और लौटेंगे। सोचिए कि हमास ने भी अपने कायद को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहा है कि ये ज़िंदगी अल्लाह की थी, अल्लाह ने हमसे वापस ले ली। इस पूरे मूवमेंट को फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस के आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए हमारा लीडर शहीद हो गया। इस मुद्दे पर उनके परिवार ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिएगा। परिवार ने कोई बहुत ज़्यादा अफ़सोस नहीं ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता बहादुर थे और
वो इस मूवमेंट के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस मूवमेंट में शहीद हो गए। इस्माइल हानिया के बेटे अब्देल सलाम ने इस मुद्दे पर क्या बोला है, इस अफसोसनाक खबर पर क्या बोला है, वो जरा सुन लीजिए। मेरे पिता को वो मिला जो उन्होंने चाहा। हम एक क्रांति में हैं, कब्जे के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। नेतृत्व की हत्या के साथ प्रतिरोध समाप्त नहीं होता है। मतलब ये मूवमेंट समाप्त नहीं होगा। फलस्तीन की आजादी तक ये मूवमेंट चलता रहेगा, ये प्रतिरोध जारी रहेगा। सोचिए एक बेटा जिसके बाप को इजराइल ने मार दिया हो दूसरी कंट्री में, और उस पूरे मूवमेंट को जो लीड कर रहा हो, उसके बेटे का ईमान कितना मजबूत होगा जो अपनी बाप की मौत पर भी इस तरीके से बयान दे रहा है। इस पूरे मैटर में एक बात बहुत खुलकर सामने आ जाती है कि इजराइल के समर्थन में जो बार बार लोग ये कहते थे कि नहीं, इजराइल तो बहुत मासूम है, वो बेगुनाहों का खून नहीं बहाता है, वो कब्जाधारी नहीं है, उसने नाजायज कब्जा नहीं किया हुआ है अरबों की सरजमीन पर, वो इससे चकनाचूर हो चुका है। जहां पर अमेरिका और उसके अलाइज जितने लोग हैं वो कहते हैं कि वो इस इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर समाधान चाहते हैं, तो ये कैसा समाधान है जिसमें दूसरी साइड की पार्टी के आप सबसे बड़े सुप्रीम लीडर को ही मार देते हैं, वो भी किसी तीसरी कंट्री में जाकर। तो ये सवालिया निशान इजराइल पर तो होगा ही होगा, वो तो खुद आतंकवादी एक देश है, उसके साथ अमेरिका जैसे धूर्त देश पर भी होगा जो शांति के नाम पर पूरे मध्य पूर्व को बर्बाद कर चुका है, जिसने दुनिया में कहीं पर भी शांति स्थापित करने के नाम पे कभी शांति नहीं स्थापित की है, बल्कि कंट्री को उजाड़ दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे गहराई से, तो आपको एक चीज और नजर में आएगी। एक बड़ी गिनती ऐसी है जो डायरेक्टली इस मुद्दे पर ईरान को टारगेट कर रही है। कह रही है कि ईरान के अंदर ही सरकारी मेहमान बनकर इस्माइल हानिया गए थे, तो फिर उन पर ऐसे हमला कैसे हो गया, उनकी हत्या कैसे होगी, इसके लिए मुकम्मल तरीके से ईरान जिम्मेदार है। अब इस मुद्दे पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दूसरा मैटर है, मगर ये बात भी समझ लीजिए कि फलस्तीनी संघर्ष में अगर कोई देश पूरे अरब और गैर अरब मुल्कों में खुलकर इस मुद्दे पर बात करता था तो वो ईरान था। इस मुद्दे पर बाकायदा सहायता प्रदान करने का काम भी ईरान करता था। जिन देशों के समर्थक बन के लोग घूम रहे हैं, सऊदी, यूएई या बाकी देश, वो तो इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। तो आप कैसे उन पर भरोसा करेंगे जिन्होंने कभी फलस्तीनी मूवमेंट को सपोर्ट करने का कष्ट ही नहीं किया। इनमें से तो अधिकतर मुल्क ऐसे हैं जो फलस्तीनी मूवमेंट के लीडर्स को अपने यहाँ टेररिस्ट घोषित करके बैठे हुए हैं। वो इस मूवमेंट में हमास की भूमिका को ही उल्टा दोषी ठहराने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मैटर में जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक बोलना उचित नहीं होगा। फिर भी सीधे तौर पर ईरान को कटघरे में खड़ा करना इस मूवमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। सबसे आखिरी बात जो इस मुद्दे में है कि ये संघर्ष एक सरजमीन का है। मुसलमानों के लिए संघर्ष एक जमीन के टुकड़े से और ज्यादा आगे है। आपको क्या लगता है कि एक छोटा-सा खित्ता है जहाँ पर पहले मुसलमान रहते थे, वहां से दूसरी जगह चले गए या उनको खदेड़ दिया गया, सिर्फ वो जमीन लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आपको याद होगा कई सौ सालों तक मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत की थी। फिर एक दौर आया कि उनको वहां से निकाल दिया गया, कोई नहीं बचा, उस पर उतना रेजिस्टेंस नहीं हुआ। संघर्ष चलता रहा उस दौर में भी, मगर कभी भी उस पर वो रिटेलिएशन या वो पूरी दुनिया का जो मुसलमानों का था उसमें मूवमेंट में शामिल होने वाला मैटर कभी सामने नहीं आया। आखिर ऐसा क्या है फलस्तीन के मुद्दे में कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मुसलमान रहे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो,
चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे दुबई में बैठा हो, चाहे ईरान में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उसका कहीं ना कहीं फलस्तीनी मूवमेंट को समर्थन रहता है। इस बात को आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिर कौन इनमें से सच्चा है। मुसलमानों के लिए फलस्तीन की हैसियत बैतुल मुकद्दिस की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। मुसलमानों के यहाँ ये यकीन है कि कुछ पैगंबर को छोड़ के सारे पैगंबर और रसूल इसी जमीन पर आए हैं। मुसलमानों का पहला किबला भी वही है, मस्जिद अक्सा भी वहीं पर है, खाने काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा हरम भी वहीं पर है। तो ऐसे मुद्दे में फिर मुसलमानों का भावनात्मक तौर पे, धार्मिक तौर पे एक मोहब्बत और एक जुड़ाव जरूर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे तो यहीं से लेके गए थे, उसी बैतुल मकदिस से लेकर गए। तो बहुत सारी चीजें जो धार्मिक तौर पे मुसलमानों की फलस्तीन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसी की वजह से मुसलमान इस मूवमेंट में हमेशा बिना नेगोशिएशन समर्थन देता है। और किस इजराइल की बात दुनिया करती है जो खुद एक नाजायज कब्जा करके एक देश को बना चुका है। जिस इजराइल को या जिस यहूदियों को जिन यहूदियों को जब पूरा यूरोप मार के काट के भगा रहा था, तब जिन लोगों ने उनको शेल्टर दिया, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप के आज इजराइल अपने आप को चौड़ा हो रहा है। जिस जर्मनी ने यहूदियों का नरसंहार किया, आज उस जर्मनी के साथ इजराइल अपनी क्या कहा जाए, प्यार मोहब्बत की बाहें फैलाए हुए है। सब भूल गए, मगर जिन्होंने आपको उस टाइम पनाह दी थी, उनके घर को कब्जा करके आप आज शेर बन रहे हो। कुल मिला के आखिर में बात यह है, इस्माइल हानिया की इस मौत की वजह से फलस्तीनी मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मूवमेंट लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा। दूसरी बात कि फलस्तीनी मूवमेंट में एक सेकंड लेयर की जनरेशन है, एक सेकंड लेयर की लीडरशिप ऑलरेडी मौजूद है, जो उस रेजिस्टेंस मूवमेंट को आगे लेकर जाएगी। तीसरी और सबसे अहम चीज कि इस मुद्दे पर जो अभी दिखाई दे रहा था कि धीरे-धीरे उस खित्ते में शांति स्थापित होगी या उस खित्ते में कुछ बातचीत के साथ समाधान निकलेगा, उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। अब हमास की तरफ से, फलस्तीनी लोगों की तरफ से इस मुद्दे पर रेजिस्टेंस बहुत बड़े पैमाने पर होगा, और ऐसा रेजिस्टेंस होगा जिसको शायद इस मूवमेंट के लोग या सामने वाली पार्टी जो इजराइल अपने आप को मानवता का बहुत बड़ा नेता घोषित किए हुए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ईरान ने भी सीधे तौर पे इस मुद्दे में धमकी दी है, हमास ने भी इजराइल को सीधे तौर पे धमकी दी है, रशिया ने भी बोला है कि ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अरब मुल्कों की तरफ से भी इस मुद्दे पर रिटेलिएशन हो रहा है, और आम जनता का तो अब छोड़ ही दी। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि इस्माइल हानिया जैसे बड़े नेता की मौत की आखिर में असली वजह क्या है, और क्यों इजराइल जैसा ऐसा देश फलस्तीनियों को खत्म कर देना चाहता है? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी ऐसी वीडियो हम और भी बनाते रहें ताकि इंफॉर्मेटिव भी रहे और एक दूसरे के साथ बातचीत के साथ किसी मुद्दे को समझने में आसानी रहे। धन्यवाद।